बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो कि लगभग 58 की संख्या में होंगे और आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन प्रश्नों को कलेक्शन किया है और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आज तीसरी क्लास मेरी हो रही है इस प्रकार के वीडियोज़ को लेकर के, और एक चौथी क्लास और भी आपकी होगी। तो इस प्रकार से आपका जो है लगभग 4 क्लास ये हमने दे दिया आपको। और इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर पहले पढ़ा हुआ है 100 क्वेश्चंस के, और एक लिखित का मॉडल पेपर पढ़ा हुआ उसको भी देख लीजिएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट 58 प्रश्न हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा। प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है। प्रश्न है कि एकाधिकारी, प्रश्न क्या है भाई? एकाधिकारी प्रश्न आपका है कि एकाधिकारी की वस्तु के लिए मांग की लोच होती है। एकाधिकारी की वस्तु के लिए मांग की लोच क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, शून्य होती है या सभी प्रकार की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? शून्य होती है। एकाधिकारी की वस्तु के लिए मांग की जो लोच होती है ना, वो शून्य होती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके समक्ष आ चुका है। प्रोफेसर चैपमैन ने एकाधिकार को कितने भागों में बांटा है भैया? तो प्रोफेसर चैपमैन ने एकाधिकार को 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, एकाधिकारी उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता हो। ये कथन है कि एकाधिकारी उसे समझना चाहिए। एकाधिकारी माने कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका एक ही अधिकार हो पूरा का पूरा मार्केट पर। मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर एक आस्की गुटखा चलता है, बहुत ज़्यादा फेमस है आस्की गुटखा, पान मसाला है। हालांकि मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ और ना ही कुछ बता ही रहा हूँ, ना मेरा मादक जो है पदार्थों के जो है आपको लोगों को खाने के लिए उत्सुकता बढ़ाना है, मेरा कहने का मतलब है। एक उदाहरण स्वरूपा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर एक आस्की जो है क्या होती है, उसकी एजेंसी है, एक व्यक्ति के पास एजेंसी। तो जब कोरोना लगता है तो तुरंत जो है वो जो है माल क्या कर लेता है, जो है सप्लाई थोड़ा सा रोकता है। और जैसे ही थोड़ा सा बात होती है थोड़ी महंगी में, थोड़ा सा 4 रुपये महंगा महंगा कर दिया पैकेट, उसके बाद बेच दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लिया, फिर थोड़ा सा रुका। इस प्रकार से तो एकाधिकारी जो होता है ना, जब एकाधिकारी वही व्यक्ति हो जिसके पास एजेंसी होगी, पूरी के पूरे मार्केट में केवल एक ही दुकान से सप्लाई हो रही है, हर मतलब वो चीज़, वो मैटर जो है, वस्तु जो है, तो वह व्यक्ति एकाधिकारी कहलाएगा। एजेंसी मैन जो होता है एकाधिकारी होता है। तो एकाधिकारी की वस्तु के लिए मांग की लोच शून्य नहीं होती है। तो बात क्लियर है। तो हमने प्रश्न पूछा गया था, आपको बता दिया। ऐसे समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज है। तो एकाधिकारी उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता हो। कि मान लेते हैं आस्की मार्केट में खत्म है तो आस्की जो है आ जाए पट से, मतलब आस्की की पैकेट कौन देगा? वही एकाधिकारी देगा। तो ये चीज होती, किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या रखता हो? नियंत्रण रखता हो, कंट्रोल रखता हो। तो यह किस अर्थशास्त्री ने कहा था भैया? प्रोफेसर चेम्बरलेन ने कहा था। क्या प्रोफेसर चेम्बरलेन, मतलब कि चेम्बरेल ने कहा था। अगला प्रश्न है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है भाई? तो ग्रीक भाषा से ओलिगोपोली शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, अल्पाधिकार क्या है? अल्पाधिकार क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता संबंधी है, पूर्ण प्रतियोगिता संबंधी, या फिर दोनों से संबंधित है? तो भाई ये अपूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित है। क्या? अपूर्ण अल्पाधिकारी जो होती है अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती है, क्योंकि अल्पाधिकार है ना। अगला प्रश्न है, अल्पाधिकार की विशेषता क्या है? विक्रेताओं का अल्प होना, या अल्पाधिकार लगभग प्रमाणित वस्तुओं का ही उत्पादन करता है, या फिर ए और बी दोनों? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए और बी दोनों। मतलब विक्रेताओं का अल्प होना, जहां पर विक्रेता कम होंगे और अल्प मतलब कि प्रमाणित वस्तुएं केवल ही मतलब उसी का उत्पादन हो रहा होगा, तो वो चीज़ मतलब वो अल्पाधिकार होता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी दुकान में केवल ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, तो वो और मतलब उसमें विक्रेता कम है, वहाँ पर जो है मान लेते हैं किसी मार्केट में एक दुकान, मतलब कि 2-3 दुकान है, मान लेते हैं 2-3 दुकान है, और उसमें दोनों तीनों दुकानों में केवल जो है ब्रांडेड चीज़ें ही मिलती है, तो वो हो गया अल्पाधिकार। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है भैया? खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बड़ी ही तो खेल सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो वान न्यूमैन भी और जो है मोर्न जो है मतलब कि गेंस टर्न, दोनों लोगों का है। तो ऑप्शन इसका सही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दी थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर।
द थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर नामक पुस्तक है ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कब प्रकाशित की गई है। तो 1944 में 1944 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्में या तो समरूप वस्तु उत्पादित करती हैं या जो है क्या करती हैं, विभेदीकृत वस्तुएं प्राप्त मतलब कि उत्पादित करती हैं, विजातीय फिर समजातीय फिर विजातीय अथवा विभेदीकृत दोनों प्रकार की। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, विजातीय अथवा विभेदीकृत वस्तुएं क्या करती हैं, उत्पादित करती हैं। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्में या तो समरूप वस्तुएं उत्पादित करती हैं कि एक ही जैसे उत्पादित करें, या फिर जो है विजातीय मतलब कि किसी दूसरी जाति की वस्तु, जैसे कि मान लेते हैं एक दुकान है और उस दुकान में या फिर एक कंपनी है वो रेड चीफ का जूता बनाती है, तो या तो दूसरी बगले कंपनी और जो है स्थापित हो जाए वो भी रेड चीफ का बनाने लगे। लेकिन मान लेते हैं उसी के बगल में क्या हो जाए, एक अब कंपनी जूते बनाने की हो और वो जो है एडिडास की जो है जूता बनाने लगे, या फिर कोई दूसरी आ जाए फ्यूरो की बनाने लगे, या इसी प्रकार से आ जाए कोई, तो अलग अलग जो है प्रकार की विभेदीकृत माने कि दूसरी तरीके से विभेद हो, जिन जिन वस्तुओं में विभेद हो उसको विभेदीकृत वस्तुएं, विजातीय मतलब दूसरी जाति की, तो ये चीजें होती। ठीक, तो ये डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। विजातीय उत्पाद बेचने वाली फर्मों, फर्मों माने कंपनी दुकान कुछ भी मान लीजिए, फर्म माने होता है जो उत्पादित करने वाली चीज, उत्पादन करने वाली मशीन को फर्म कहते हैं। ठीक है, विजातीय उत्पाद बेचने वाली फर्मों से युक्त बाजार को अपूर्ण या फिर विभेदीकृत अल्पाधिकार कहा जाता है। विजातीय उत्पादों में शामिल है ऑटोमोबाइल्स, साबुन या टेलीविजन या सभी शामिल है भाई। तो इसमें विजातीय वस्तुएं पूछा जा रहा है कि विजातीय उत्पाद जो हैं वो कौन होते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स भी विजातीय हैं, साबुन भी विजातीय, टेलीविजन टेलीविजन कई कंपनी के, ऑटोमोबाइल भी, ऑटोमोबाइल्स जो सेक्टर है जो कार वगैरह होते हैं ना, आप देखते हैं कोई अल्टो है, कोई सुजुकी है, कोई मारुति, मतलब कि आप अलग अलग प्रकार के कार देखते हैं ना, कोई क्रिएटा, कोई ब्रेजा, अलग अलग प्रकार की, ऑडी, फॉर्च्यूनर, जो है स्कॉर्पियो, बोलेरो, ठीक कई प्रकार के होते हैं। साबुन भी आप देखते हैं, जैसे कि साबुन में आप हो गया लक्स का हो गया, लाइफ बॉय का हो गया, या इसी प्रकार से और भी जैसे कि डब वगैरह हो गए, और भी तमाम प्रकार के साबुन आते हैं आपके। ठीक, तो ये सभी होते हैं ठीक विजातीय वस्तुएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अल्पाधिकार बाजार का लक्षण है। अल्पाधिकार बाजार का लक्षण है भाई, तो एक रूपता का अभाव, पारस्परिक निर्भरता और प्रतिस्पर्धा, ये सभी ऑप्शन इसका डी होगा। तो इसके लक्षण सभी हैं। ओके, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। किसने वर्ष 1838 ईस्वी में द्वयाधिकार का एक सरल प्रतिमान प्रतिपादित किया, जिसे आज भी अल्पाधिकार का एक मानक प्रतिमान माना जाता है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑगस्टिन कुर्नो ने किया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। अल्पाधिकार का कुर्नो मॉडल जो था वो कब प्रस्तुत किया गया था भाई। तो अल्पाधिकार का जो कुर्नो मॉडल है ना, वो 1838 में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था 1838 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। अल्पाधिकार संबंधी मतलब कि संबंधी मॉडल है, अल्पाधिकार संबंधी मॉडल है, तो बताएं कुर्नो मॉडल भी यह अल्पाधिकार संबंधी है। जो है स्केटल वर्ग मॉडल ये भी अल्पाधिकार से संबंधित है, और जो है पाल सुइजी जो मॉडल है ये भी अल्पाधिकार संबंधित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है। पाल सुइजी कोनेदार मांग वक्र विश्लेषण प्रतिमान किस मान्यता पर आधारित है। पाल सुइजी कोनेदार मांग वक्र विश्लेषण प्रतिमान जो है किस मान्यता पर आधारित है। एक अल्पाधिकार बाजार में कुछ ही फर्म है, या फर्में निकट स्थापन वस्तुएं उत्पादित करती हैं, या वस्तु की गुणवत्ता स्थिर है तथा फर्में विज्ञापनों पर कोई व्यय नहीं करती हैं, या ऑप्शन इसका डी होगा उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, उपयुक्त सभी। ये सभी एक अल्पाधिकार बाजार में कुछ ही फर्म होते हैं, ये मान्यता होती है इसमें पाल सुइजी कोनेदार मांग वक्र विश्लेषण में। और दूसरी होती फर्में निकट स्थापन वस्तुएं उत्पादित करती हैं। और तीसरी बात ये कि वस्तु की गुणवत्ता स्थिर है, और फर्में जो है ज़्यादा प्रचार वगैरह पर ध्यान नहीं देती हैं, ना ज़्यादा व्यय करती हैं। अगला प्रश्न है। प्रचार से होता क्या, जैसे कि आप देखते हैं, जैसे इसी यूट्यूब चैनल पर आप देखते हो प्रचार आते हैं, तो प्रचार काहे लिए आते हैं समझते हैं ना। प्रचार वही प्रचार आप बार बार देखते हैं। क्या मोबाइल से आप प्रचार देखते हैं, कोई चीज़ खरीदा आज तक नहीं खरीदा होगा, लेकिन आपके दिमाग में छपे हुए बात कि कभी आप दुकान पे जाएं तो आपको पता चले कि हमने इसका प्रचार देखा था, ये कंपनी ठीक है।
ठीक, तो आप उसका ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि आपके माइंड में बार-बार कोई चीज़ आपके समझ दिखाई जाएगी तो आप ज़रूर देखेंगे। जैसे कि पहले मैं जब मेरा चैनल ग्रो नहीं था या फिर मेरे चैनल पर व्यू वगैरह नहीं थे, जब सब्सक्राइबर इकट्ठा करने की बात होती तो जैसे कि व्हाट्सएप में भेजो तो डेली जो 1 या 2 ग्रुप बना होता था पहले, तो उसी में जब भेजो किसी ग्रुप की, हाँ भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को सेंड कर दिया मान लें ग्रुप में, तो पहले होता था कि सभी लोग जो है परेशान हो जाते थे कि हाँ ये यार ये बार-बार बंदा भेजता रहता है, बहुत ज़्यादा जो है इरिटेट होते थे उससे। बड़ी बहुत बार हमसे कहा कि ये क्या फर्जी चीज़ भेजते रहते हो भाई, ये दिक्कत, ये गलत बात है, ये सब ऐसे। अब हुआ क्या, जब मैं बार-बार उसमें भेजता रहा, तो कुछ दिन तक तो को लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन उसमें कोई चीज़ आप किसी के पास लगातार भेजेंगे, तो कुछ दिन तक तो कोई व्यक्ति इग्नोर करेगा, लेकिन उसके बाद में वो व्यक्ति क्या कर लेगा, उसको जो है उस पर कार्य करेगा, मतलब उसको देखेगा। बार-बार आप लिंक किसी ग्रुप में सेंड करेंगे, कोई भी लिंक हो, तो एक दिन एक आध ना का दिन ऐसा आएगा कि वो खोलेगा। तो मैं यही चाह रहा था कि कोई दिन ऐसा आएगा जब ये लोग खोलेंगे और एक आध लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हो सकता है 100 लोग होंगे तो एक ही लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अगर 1 सब्सक्राइब ही बढ़ता है, 1 लाइक मिल जाती है, 2 लाइक मिल जाए, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अगर कोई व्यक्ति लाइक करके जाता है फिर सब्सक्राइब करता है चैनल को तो। अभी भी यही हाल है। अभी भी मैं कमेंट वगैरह देखता हूँ, पढ़ता हूँ, हालाँकि कुछ पढ़ने का जो है टाइम नहीं रहता है, आप लोगों की कृपा से पढ़ाने में ज़्यादा बिज़ी रह पाते हैं, आप लोगों को पढ़ाने में ज़्यादा समय लेते हैं, इसीलिए जो है कमेंट पढ़ने का थोड़ा टाइम कम मिलता है, लेकिन जब भी कमेंट पढ़ता हूँ तो आप सभी के आंसर भी देने का प्रयास करता हूँ काफ़ी हद तक, और अच्छा भी लगता है आपके कमेंट को देखने के बाद में कि हमारे जो है स्टूडेंट, हमारे भाई बंधु, हमारी भाई बहनें जो है लाइक करती हैं, पसंद करती हैं, जो कुछ भी टूटी-फूटी जो है शब्दावली में पढ़ाया जाता है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके माध्यम से, तो आप लोग उसके लिए प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है कि विवादास्पद बाजारों में किससे संबंधित विफल लागतें बहुत अधिक होती हैं। प्रश्न क्या है कि विवादास्पद जो बाजार होते हैं उसमें किससे संबंधित विफल लागतें बहुत अधिक होती हैं। तो नए उत्पाद के विकास, बिल्कुल ये इससे भी, अभिकलन से संबंधित इससे भी, बिक्री संबंधित, ये सभी से। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किससे मतलब किसने लाभ को विक्रय कीमत एवं लागतों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया है। कि विक्रय कीमत और लागत के बीच में जो अंतर होता है, लागत और विक्रय कीमत, अर्थात आपने कितना लगाया उस वस्तु में। जैसे कि एक पैकेट आज की आपने 80 रुपए की खरीदी, मान लेते हैं हमारे यहाँ का जो रेट चल रहा है, एक पैकेट आज की 80 रुपए की है। अब एक पैकेट आस्की को मान लेते हैं आप खोल करके बेचेंगे, 90 रुपए में आपने बेचा, तो ये विक्रय कीमत आपकी कितनी होगी, 90 रुपया। लागत कीमत कितनी होगी आपकी, 80 रुपया। 80 से कितना बढ़े भैया, 10 रुपया बढ़े, तो ये 10 रुपया क्या हो गया आपका, लाभ हो गया। तो कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने लाभ को इस तरीके से परिभाषित किया कि विक्रय कीमत और लागतों के बीच का जो अंतर होता है, अंतर माने माइनस, घटाव, तो विक्रय कीमत से अगर हम लागत कीमत को घटा दें, 90 से 80 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। यही क्या होता है, यही लाभ होता है। इस प्रकार से किसने परिभाषित किया है, सुम्पीटर ने किया है, या फ्रैंक नाइट ने किया है, या जो है इरविंग फिशर ने किया। किसने करा भैया, तो फ्रैंक नाइट महोदय ने इस प्रकार से परिभाषित किया है लाभ को। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने लाभ को ऐसी परिघटना माना है। तो एक व्यक्ति है जो कि लाभ को परिघटना मानता है, और कैसी परिघटना, जो केवल गयात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित हो। क्या गयात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है, वो मानते हैं कौन, सुम्पीटर महोदय। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुम्पीटर द्वारा चिन्हित परिवर्तन जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं या समाज को गतिशील बनाते हैं, ऐसे कितने परिवर्तन सुम्पीटर द्वारा बतलाए गए हैं, 5, 3, 7 या फिर 4। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 5। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न है, किस स्थिति में कोई भी फर्म अपनी सुविधानुसार उत्पादन की मात्रा एवं कीमतें निर्धारित कर सकती है। किस स्थिति में, प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, किस स्थिति में कोई भी फर्म अपनी सुविधा अनुसार उत्पादन की मात्रा एवं कीमतें निर्धारित कर सकती हैं, तो एकाधिकारी बाजार में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, किस अर्थशास्त्री ने लाभ पर एकाधिकार शक्ति को मापने का सर्वप्रथम प्रयास किया। किस अर्थशास्त्री ने लाभ पर एकाधिकार शक्ति को मापने का सर्वप्रथम प्रयास किया, तो किसने किया था, एपी लर्नर महोदय ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, एपी लर्नर, मतलब कि जो है बिल्कुल सही, लर्नर। अगला प्रश्न है, फर्म द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के बारे में निर्णय लेने की में बुनियादी तत्व शामिल है। फर्म द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के बारे में निर्णय लेने में बुनियादी तत्व शामिल है। कौन सा शामिल है भैया, बुनियादी तत्व कौन सा शामिल है,
तो उत्पादन की लागत भी शामिल है, जो है विपणन भी शामिल है, उत्पाद भी शामिल है, उत्पादन मतलब उत्पाद विभेद शामिल है। ऑप्शन इसका डी है, ये सभी शामिल है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझिए, श्रम बाजार में प्रयुक्त किया जाने वाला माप है। श्रम बाजार में प्रयुक्त किया जाने वाला माप कौन सा है भाई? बेरोजगारी दर, ठीक है, ये भी है। श्रम उत्पादकता, ये भी है। श्रम सघनता, ये भी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, एकाधिकारी बाजार में प्रवेश पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक बाधाएं, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी है कानूनी बाधाएं, ये भी ठीक है। आर्थिक बाधाएं, ये सभी बाधाएं होती हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। मतलब एकाधिकारी बाजार में प्रवेश पर नियंत्रण होता है, प्राकृतिक बाधाओं का, कानूनी का, आर्थिक, सभी बाधाएं। अगली प्रश्न है, कानूनी बाधाएं हैं जिनमें एक कानूनी बाधा नहीं है। कुछ कानूनी बाधाएं इसमें लिखी है लेकिन एक कानूनी बाधा नहीं है इसमें। एक है कॉपीराइट, बी है ट्रेडमार्क और सी है उपभोक्ता अधिक, या फिर डी है पेटेंट अधिकार। तो इसमें बताएं कानूनी बाधा कौन सी एक नहीं है, बाकी 3 कानूनी बाधाएं हैं। तो उपभोक्ता का अधिक होना ये कानूनी कोई बाधा नहीं है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेमेंट अधिकार, ये सब क्या है? कानूनी अधिकार हैं, कानूनी बाधा होती है किसी वस्तु को बनाने में। ट्रेडमार्क जरूरी है, पेमेंट मतलब पेटेंट अधिकार होना चाहिए, कॉपीराइट ना पड़ जाए किसी कंपनी का, ये भी जरूरी है। ठीक, उपभोक्ता अधिक हो जाए, अगर ऐसे मान लेते हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो की जो क्वालिटी है हमको ठीक ठाक रखनी पड़ेगी, ट्रेडमार्क ठीक रहने, पेटेंट अधिकार होना चाहिए हमको वीडियो बनाने का। ठीक, तो हम मैं बना रहा हूँ। कॉपीराइट क्लेम ना हो कि किसी दूसरे का हमने कॉपी करके पढ़ा रहा हो, तो ये कॉपीराइट मतलब ये कॉपीराइट भी ना हो। तो ये चीज 3 चीजें नहीं है। ठीक, तो ये चीज क्या है? कानूनी मैटर है तीनों। ठीक, ये ना हो। लेकिन अब आपका डिमांड है कि जैसे कि आप मान लेते हैं कितनी संख्या में देख रहे हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो ये चीज़ है, तो ये कोई कानूनी बात थोड़ी ना है कि उपभोक्ता अधिक हो जाए, जो वीडियो देखने वाले अधिक हो जाए, तो क्या ये कोई मतलब कि कानूनी बाधा नहीं ना। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, एकाधिकार में सामाजिक लागत उत्पन्न होती है। एकाधिकार में सामाजिक लागत उत्पन्न होती है। महाभार हानि, ऑप्शन ए है, बी है लगान की चाह उत्पन्न होती है, या ये दोनों उत्पन्न होती है भाई। तो महाभार हानि भी उत्पन्न होती है, एकाधिकार में सामाजिक लागत उत्पन्न मतलब कि एकाधिकार में सामाजिक लागत उत्पन्न होती है, महाभार हानि और लगान की चाह दोनों से। ओके, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, सरमन एक्ट। सरमन एक्ट अर्थात जिसको अविश्वास का नियम कहा जाता है, सरमन एक्ट जिसको अविश्वास का नियम कहा जाता है, वो कब पारित किया गया भाई? तो वो पारित हुआ था आपका कब? 1890 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक फर्म का पूर्ति वक्र निर्गत के स्तरों को दर्शाती है। वाई अक्ष के द्वारा या एक्स अक्ष के द्वारा, या फिर 2000 जो है जीरो अक्ष के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई एक्स अक्ष के द्वारा जो होता है, एक फर्म का पूर्ति वक्र निर्गत के स्तरों को दिखाता है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यापार संघ अर्थात फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट अर्थात ये जो है एफटीसीए, एफटीसीए का गठन जो हुआ था कब किया गया भाई? एफटीसीए का जो गठन हुआ था वो 1914 में हुआ था, 1914 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है विक्रेताओं की संख्या अनंत होती है, ऑप्शन बी है वस्तुएं समरूप होती हैं, ऑप्शन सी है प्रवेश व जो है बहिर्गमन पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन डी है कीमत प्रायः एक समान रहती है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रवेश व बहिर्गमन पर नियंत्रण होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के संबंध में ये कथन सत्य नहीं है। बाकी विक्रेताओं की संख्या अनंत होती है, सत्य है। वस्तुएं समरूप होती है, ये भी सत्य है। और कीमत प्रायः एक समान रहती है, ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, कीमत विभेद का प्रकार है। कीमत विभेद का प्रकार है इनमें से कौन? व्यक्तिगत कीमत विभेद, या फिर समयानुसार कीमत विभेद, या स्थानीय कीमत विभेद? तो भाई अब मैं आपको क्या बताऊं, ये पूरा का पूरा ही सही है। ओके, कीमत विभेद का प्रकार जो है ये सभी है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी के कीमत विभेद को बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के कीमत विभेद को बांटा गया है कितने भागों में भाई? तो 2 भागों में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लगान का सिद्धांत नहीं है। लगान का सिद्धांत कौन नहीं भैया इनमें से? तो जो है कुर्नो का जो लगान सिद्धांत है यही नहीं है, बाकी रिकार्डो का लगान सिद्धांत है, मार्शल का लगान सिद्धांत है, लगान का आधुनिक सिद्धांत भी है, ये सब तीनों है, जबकि कुर्नो का लगान सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आभासी लगान की अवधारणा प्रस्तुत करी। आभासी लगान की अवधारणा किसने प्रस्तुत करी थी भैया? किसने करी है? तो रिकार्डो महोदय ने करी है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, रिकार्डो महोदय ने। अगला प्रश्न, लगान का क्या सूत्र होता है? लगान का क्या सूत्र है बताने का प्रयास करें। लगान का सूत्र क्या है? तो लगान का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो है लगान बराबर होता है वास्तविक आय माइनस अंतरण आय। वास्तविक आय माइनस अंतरण आय बराबर लगान। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सामाजिक चयन के सिद्धांत के केंद्र में विश्लेषण निहित है। सामाजिक चयन के केंद्र में विश्लेषण निहित है। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एकत्रीकरण। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक चयन के औपचारिक अध्ययन की एक विषय के रूप में पहचान किसने दिलाई है? किसने दिलाई सामाजिक चयन की? तो सामाजिक चयन के औपचारिक अध्ययन की एक विषय के रूप में पहचान जो दिलवाई है वह जो है जीन चार्ल्स डी बोर्दा भी इन्होंने भी दिलवाई है, और जो है निकोलस जो है कांडोर से इन्होंने भी दिलाई है। तो इन दोनों ने दिलाई है। ऑप्शन इसका सी में दिया, ए और बी दोनों, वही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, द मार्केट फॉर लेमन्स, क्या द मार्केट फॉर लेमन्स पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो द मार्केट फॉर लेमन्स पुस्तक के लेखक है जॉर्ज अकरलोफ। कौन है? जॉर्ज अकरलोफ। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, संरक्षण व्यापार के समर्थक कौन थे भाई? संरक्षण व्यापार के समर्थक कौन है? प्रोफेसर फिस्ते। कौन है? प्रोफेसर फिस्ते। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, प्रतिकूल चयन एवं नैतिक जोखिम की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? प्रतिकूल चयन एवं नैतिक जोखिम की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉर्ज अकरलोफ, जोसेफ जो है स्टिग्लिट्ज़ और माइकल स्पेंसर, इन तीनों ने किया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकाधिकार का प्रकार है, एकाधिकार का प्रकार क्या होता है? तो एक पूर्ण एकाधिकार या फिर सार्वजनिक एकाधिकार या अपूर्ण एकाधिकार, सब होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशु का पोषण करो, बालक को संरक्षण दो। शिशु का पोषण करो, बालक को संरक्षण दो, वयस्क को स्वतंत्र कर दो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम से लगातार बनता है। शिशु का पोषण करो, बालक को संरक्षण दो और वयस्क जो है उनको स्वतंत्र कर दो। यह कथन किसका है भाई? यह कथन जो कि दिया था प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट महोदय ने दिया था कि अगर शिशु का पोषण करेंगे तो इससे अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी, क्योंकि उससे हमको पोषण करना, इसीलिए हमको रुपया पैसा कमाना पड़ेगा। बालक को संरक्षण देना है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। वयस्क को स्वतंत्र अगर हम कर देंगे तो वो भी कुछ ना कुछ मात्रा में कहीं से कमा करके देंगे ही। तो ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट महोदय ने ये कथन मतलब कि कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है भाई? फर्मों तथा क्रेताओं की अधिक संख्या, यह उत्पाद विभेदीकरण मतलब विभेदीकरण तथा निकट प्रतिस्थापना, तो ये भी है। और फर्मों एवं क्रेताओं की संख्या, ये भी दिखाई पड़ रही। विक्रय एवं लागत अपूर्ण मतलब विक्रय लागत और अपूर्ण ज्ञान, ये भी है। ये सभी ऑप्शन इसका डी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अल्पकाल में एक फर्म को संतुलन उत्पादन की अवस्था में मिलने वाले लाभ की मात्रा वस्तु की मांग तथा फर्म की कार्यकुशलता पर निर्भर करेगी। समय की इस अवधि में फर्मों की स्थिति कैसी हो सकती है? सामान्य लाभ होगा या सामान्य लाभ होगा या न्यूनतम हानियां होगी, ये सभी चीजें होंगी इसमें से। तो फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इसमें सामान्य लाभ भी होगा, असामान्य लाभ भी होगा, न्यूनतम हानियां भी होंगी। तो अल्पकाल में एक फर्म को संतुलन उत्पादन की अवस्था में मिलने वाले लाभ की मात्रा वस्तु की मांग तथा फर्म की कार्यकुशलता पर निर्भर करेगी। तब समय की इस अवधि में फर्मों की स्थिति सामान्य लाभ की स्थिति में भी होगी, न्यूनतम हानि भी हो सकती है, असामान्य लाभ भी हो सकता है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किसने उन फर्मों के लिए जो विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, किसने उन फर्मों के लिए जो विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं निर्मित करती हैं, ऐसी कंपनी, ऐसी फर्में उद्योग के स्थान पर उत्पाद ग्रुप शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था? तो किसने करा था भैया? किसने करा था? चैम्बरलिन ने किया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष, खेल सिद्धांत द्वारा अल्पाधिकारी समस्या का समाधान प्रस्तुत किया, किसने करा था? खेल सिद्धांत के द्वारा अल्पाधिकारी समस्या को समाधान किसने किया था? न्यूमैन और जो है मार्गेस्टर्न दोनों ने किया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, बाजार असफलता की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब, बाजार असफलता की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब जो है साधनों का आवंटन अकुशल हो, बिल्कुल होती है। उत्पादन कुशलता, आवंटन कुशलता विद्यमान ना हो, ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो ऊपर दोनों स्थितियां, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बाजार असफलता के कारणों का अध्ययन किस माध्यम से किया जा सकता है? बाजार के कारणों का बाजार असफलता के कारणों का अध्ययन किस माध्यम से किया जा सकता है भाई? तो अपूर्ण सूचना एवं अपर्याप्त सूचना के माध्यम से भी किया जा सकता है, बीमा बाजार के द्वारा किया जा सकता है, बाजार सूचना के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, इन सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है प्रश्न क्या है? अपूर्ण सूचना या अपर्याप्त सूचना को जाना जाता है मेलन समस्या के नाम से, लेमन समस्या, या फिर एकरलीफ समस्या, या फिर ऑरेंज समस्या। तो जो है प्रश्न क्या है? अपूर्ण सूचना या अपर्याप्त सूचना को जाना जाता है लेमन समस्या के द्वारा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे,
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लेमन्स समस्या शब्द में लेमन्स का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सब्जियों के लिए, या घटिया पुरानी कार के लिए, या एक्सपायरी दवाइयों के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए? तो लेमन्स समस्या जो है उसमें जो लेमन्स शब्द है उसका मतलब होता है घटिया पुरानी कार, उसके लिए लेमन्स शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लेमन्स समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन ए है क्रेता, मतलब ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन ए है जो है क्रेता को वस्तु के संबंध में पूर्ण सूचना उपलब्ध करा के, बिल्कुल। अगला है विक्रेता को वस्तु के संबंध में सूचना को गुप्त रख करके। ऑप्शन जो है मतलब ये भी सही है आपका। सी है विक्रेता द्वारा वस्तु की गुणवत्ता सुधार करके, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन इसका डी है, ये सभी। ओके, ऊपर सभी समाधान आवश्यक है। अगला प्रश्न है, नैतिकता के जोखिम की समस्या उत्पन्न होती है। नैतिकता के जोखिम की समस्या उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती भाई? नैतिकता के जोखिम की समस्या उत्पन्न होती है बीमा कंपनी के समक्ष। किसके समक्ष? बीमा कंपनी के समक्ष। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है भाई? अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बाहरी प्रभाव या बाह्यताएं किसका कारण बनती हैं? बाहरी प्रभाव या बाह्यताएं किसका कारण बनती भाई? तो बाजार असफलता का। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, बाजार असफलता का। अगला प्रश्न देखिएगा, उपयोग में बाह्यताएं होती हैं, धनात्मक होती हैं या ऋणात्मक होती हैं, उदासीन होती हैं, या फिर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं? तो उपभोग में जो बाह्य मतलब की बाह्यताएं होती हैं वो कैसी होती भाई? ये जो है धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ऑप्शन इसका सी लगाइएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गैर प्रतिद्वंदी वस्तुओं की सीमांत लागत है। गैर प्रतिद्वंदी वस्तुओं की सीमांत लागत कौन सी होती है भाई? शून्य होती है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, साधन की मांग होती है। साधन की मांग होती है कैसी? कितने प्रकार की होती है साधन की मांग? दो प्रकार की। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, अगला प्रश्न साधन की मांग का एक आधार मतलब प्रकार है। साधन की मांग का एक प्रकार है संयुक्त मांग या व्युत्पन्न मांग। तो भाई ये दोनों होती हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। संयुक्त मांग और व्युत्पन्न मांग ये साधन मांग की मांग का प्रकार होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यदि साधन की अतिरिक्त इकाई उत्पादन में कमी आती है तो उत्पादक की आय भी क्या होती है? अधिक होगी या कम होगी, या कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं? तो कम होगी। क्या होगी? कम होगी। यदि जो है साधन की अतिरिक्त इकाई उत्पादन में कमी होती है, साधन की अतिरिक्त इकाई उत्पादन में कमी आती है तो उत्पादक की आय भी क्या होगी? कम होगी। ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। तो ये थे इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि हमने आपको बता दिए। अब ये प्रश्न एक और इम्पोर्टेंट जो है वीडियो आपके समक्ष आएगी, एजुकेशन की, शिक्षा शास्त्र की है। जिन छात्र छात्राओं का शिक्षा पेपर तो शिक्षा शास्त्र का हो चुका है डीडीयू का, लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो इसको भी देख लीजिएगा, एजुकेशन के 66 इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके अंतर्गत डिस्कस किया जाएंगे। ओके, और इससे पहले तमाम सारे एजुकेशन के वीडियो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे हमेशा। तो हमने समझ लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने प्रश्न थे हमने इस वीडियो में, हमने समझा मेरे प्यारे दोस्तों 58 प्रश्न। और कल भी ऐसे ही 58-60 क्वेश्चन जो होंगे उनको डिस्कस करके, और मैं जो है इकोनॉमिक्स का जो है ये सिस्टम खत्म कर दूंगा। तो कल भी आपकी रात के 7 बजे से इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, तो आप लोग आ जाइएगा। ओके, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।